सम्यक यात्रा के दौरान पत्रकारों एवं राजनेताओं की ओर से कमलनाथ के समर्थन में पूर्व में प्रस्तुत रचनाओं का निरंतर उल्लेख होते देखकर सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने इंदौर में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे। हमारे सम्यक यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक नगरी इंदौर में सम्यक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने हेतु आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस आयोजन को राजनीतिक आयोजन न माने, किसी भी राजनीति से न जुड़े, किसी पार्टी से न जुड़े और किसी के स्वार्थ से न जुड़े, बल्कि इस पूरे आयोजन को अपने स्वार्थ से जुड़े, अपने परिवार के स्वार्थ से जुड़े और जब तक आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे तो इस देश के नवनिर्माण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती। मेरे पत्रकार बंधुओं के प्रति मैं आभारी हूं जो इस अभियान को निरंतर गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मंचासीन पूर्व विधायक सम्माननीय सत्यनारायण पटेल जी, मैंने उनसे स्पष्ट किया कि यह राजनीतिक आयोजन नहीं है, पूर्णतः युवाओं के लिए है और युवाओं को बेरोजगारी की समस्या मूल क्या है उससे अवगत कराना है और उस मूल तक पहुंचाने के पश्चात उन्हें समाधान तक ले जाना है, संभावनाओं के द्वार तक पहुंचाना है। उन्होंने मुझे वचन दिया कि मैं राजनीति से परे न केवल क्षेत्र बल्कि प्रदेश में भी युवाओं को जोड़ने में अपना पूरा समय दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राकेश जी यादव जी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से मुक्त होते हुए शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए काम करने हेतु सामने आए हैं। उन्होंने पूरे संभाग का दौरा किया है और शिक्षित बेरोजगार युवाओं की टीम बनाकर उन्हें सम्यक अभियान से जोड़ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिर ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिस क्षेत्र के लिए काम करता है वहाँ पर अवरोध पैदा करते हैं लोग, उन्हें कष्ट तो होगा ही। कष्ट क्यों हो रहा है अभी मेरी आगे की बातों में समझ में आ रहा है। इस अभियान में निरंतर हमारे साथ क्या कर रहे हैं बल्कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरे अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। आज इस मंच पर उनके लिए कुछ कहते हुए मुझे थोड़ा कष्ट भी है, उस कष्ट को मैं महसूस कर रहा हूँ। उनके पिताजी बहुत अधिक अस्वस्थ हो चुके हैं, कल ही उनके पास फोन आया। उसके बावजूद ये पूरी जीवटता के साथ इस अभियान में जुटे हुए हैं। अभियान में जो भी हमारे साथ चल रहे हैं सभी साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए युवा साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे वरिष्ठ जन, सभी मैं जिन मुद्दों को सामने रख रहा हूँ मेरा आग्रह है उन पर ध्यान दीजिएगा और राजनीति से मुक्त होकर इस राज्य के नवनिर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। एक सवाल सामने आता है बार बार कि ये वही रोकड़े साहब हैं जिन्होंने मंदसौर में गोलीकांड के ऊपर एक किताब लिख दी थी और सरकार का जो आयोग बना था उसका जांच प्रतिवेदन सामने आने के पहले ही इन्होंने भारी जांच के बाद में गंभीर अध्ययन करने के बाद में एक किताब लिख दिया पराकाष्ठा नाम से, सरकार की चूल्हे मिल गई। और एक बात इन्होंने कर दिया कि ऐसा लगता है लोगों का आरोप है, हालांकि शिव कुमार शर्मा कक्का जी बरेली में जब हमने सम्यक यात्रा की शुरुआत की तो उसमें शामिल थे और उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं था, लेकिन लोगों का एक विचार में बात आई कि इन्होंने इस बहाने
कमलनाथ जी को फोकस कर दिया और कमलनाथ जी को हीरो बना दिया, कमलनाथ जी को किसानों का नेता बता दिया। मैं अपने सम्यक अभियान के पूरे मुद्दों पर आने के पहले इस बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुद्दा इस इंदौर से जुड़ा हुआ है, यही पर ये बात आई थी। दरअसल उस पराकाष्ठा किताब में कमलनाथ जी का नाम इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने उससे कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, जब वे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर थे, तो विश्व व्यापार संगठन में जब विकसित राष्ट्रों ने विकासशील राष्ट्रों को आड़े हाथों लेते हुए और खासकर भारत का नाम लेते हुए ये बात रखी कि आपके यहाँ पर किसानों को बहुत अधिक अनुदान दिया जा रहा है और उस अनुदान के बाद अगर कृषि उत्पाद सस्ता होता है तो उसको हम बाजार में कंपटीशन में कैसे शामिल करें। तो सर्वप्रथम भारत जैसे देश को किसानों को दिए जा रहे अनुदान को बंद करना होगा। इस पर कमलनाथ जी ने उस कॉन्फ्रेंस से में ही भाग लेने से मना कर दिया। वहां से बाहर निकलते भी उन्होंने कहा कि ये जो विश्व के विकसित राष्ट्र हैं, औद्योगिक कृषि करने वाले मुट्ठी भर लोगों को पूरा का पूरा अनुदान दे देते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं है, और भारत में किसान कृषि कार्य एक आत्मा से जुड़ा हुआ है, कृषि की भारत की आत्मा ही कृषि है, तो हम किसानों को कैसे अनुदान बंद कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने विश्व स्तरीय अभियान चलाया और विकासशील राष्ट्रों को जोड़ा और विकासशील राष्ट्रों में कृषि अनुदान को निरंतरता प्रदान करने के लिए फार्मूला तैयार किया। वो कृषकों के हित में था, इस वजह से मैंने उस पुस्तक में कमलनाथ जी का उल्लेख किया था, कोई राजनीतिक मंशा नहीं। दूसरी बात सामने आती है कि ये वही रोकड़े साहब हैं जिन्होंने चुनाव के समय में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, मुख्यमंत्री का सबसे प्रभावी चेहरा है ये कैसे बताया जाए, इस उद्देश्य से छिंदवाड़ा मॉडल नामक पुस्तक की रचना किया। इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात मॉडल सामने 2014 में आया था। मैं भली भांति जानता हूं कि गुजरात के विकास में जिस व्यक्ति के नाम से उस मॉडल को प्रचारित किया गया उसका श्रेय उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। सर्वाधिक लंबा समुद्र तट गुजरात में ही है। जहां समुद्र तट अधिक होता है जिस राज्य में, वहां पर आयात निर्यात की वजह से औद्योगिक उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में भेजने की साधन उपलब्ध होने की वजह से वहाँ का विकास बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ राजस्व भी ज़्यादा होता है। ये पहले से ही कर रहा था। जब 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ तो यही मात्र कारण था कि गुजरात निरंतर औद्योगिक दृष्टि से विकास की ओर बढ़ते चला गया। उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं था जो 10-15 साल पहले मुख्यमंत्री हुआ बना था, लेकिन उसे प्रचारित किया गया। उसके बाद में मेरे मध्य प्रदेश में जगह जगह यात्रा निकलने लगी। एक शिवराज मॉडल सामने आया और उस शिवराज मॉडल को प्रचारित करने लगे, आशीर्वाद यात्राएं निकलने लगी। मुझे ऐसा कहीं मॉडल के रूप में परिभाषित करने लायक का कोई प्रतिमान दिखाई नहीं दिया। विकसित प्रतिमान मध्य प्रदेश में ऐसे दिखाई नहीं दिए जिसके कारण कि उस समय निवर्तमान हो रही सरकार के मॉडल को प्रचारित किया जा सके। तब मैं छिंदवाड़ा गया, बहुत सुन रखा था कि छिंदवाड़ा में ऐसा ऐसा विकास हुआ है। इतिहास की जानकारी मुझे है, मैं बहुत पहले से कलम चलाता रहा हूँ, मात्र 17 वर्ष की उम्र से। मैं जानता हूँ छिंदवाड़ा में किसी बेटी की शादी हो जाती थी तो लोग सजा मानते थे, अरे कहाँ देती रहो। कुछ भी नहीं था, मात्र 150 मीटर की सड़क थी, पक्की सड़क, डामरीकरण। वहाँ एकदम 1979 के बाद में बड़ा परिवर्तन आया, बहुत सारा विकास हुआ। मैंने देखा, करीब से देखा, महसूस किया। बाद में कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा कि बोले साहब आप छिंदवाड़ा गए थे तो आपको कैसा लगा, कैसे विकास लगा, आपने क्या देखा खास। मैंने बोला एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा में आपने जो भी भौतिक विकास किया है वो तो सामने है, अप्रत्याशित है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वह सर्वांगीण विकास का मॉडल कॉन्सेप्ट प्रस्तुत कर रहा है। वह भी केवल इस कारण से
कि वहाँ के लोगों में आपने मानस परिवर्तन कर दिया है। विकास क्या होता है, विकासशीलता क्या होती है और उस ओर कैसे जाना चाहिए, यहाँ वहाँ के लोगों ने समझ लिया है। ये सबसे बड़ा विकास है और इसी उद्देश्य से मैंने छिंदवाड़ा मॉडल नामक पुस्तक लिखा। अब बात आई कि इस पुस्तक का विमोचन किससे कराया जाए। मेरे सामने भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। यदि कांग्रेस के नेता उस पुस्तक का विमोचन करते तो ये मान लिया जाता कि ये कांग्रेस को प्रचारित करने मात्र से प्रकाशित पुस्तक है और कहीं न कहीं मेरा भी कद उसमें प्रभावित होता। इसलिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से चर्चा करने गया। उनके सामने वो ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया कि ये किताब है और ये चीजें इसमें हैं। ये सर्वांगीण विकास का सर्वस्वीकार्य मॉडल है। मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल को न केवल कांग्रेस बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी अपनाएं और इसके अनुरूप नीति बनाएं ताकि मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो सके। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और वे स्वयं आए उस पुस्तक का विमोचन में। एक देश के इतिहास में ये बड़ी घटना है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का भावी मुख्यमंत्री जिसकी संभावना थी उनके पर केंद्रित करते हुए, उनके विकास कार्यों पर केंद्रित करते हुए जो पुस्तक लिखी गई हो उसका विमोचन करें। लेकिन उन्होंने किया। कमलनाथ जी के बहुत करीबी थे विजय पाटनी जी। पाटनी परिवार यहाँ पर इंदौर से भी जुड़ा हुआ है। तो विजय पाटनी जी जो पहले कांग्रेस के थे, पूर्व मंत्री रहे अर्जुन सिंह जी के टाइम में, वो किसी कारण से कमलनाथ जी के विरोधी बन गए थे। लेकिन उन्होंने स्वयं उस पुस्तक की रचना में भी योगदान दिया था। वे स्वयं उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास मॉडल के बारे में जो मैंने पुस्तक लिखी थी उसके बारे में और उस विजन के बारे में अपने शब्द व्यक्त किए। यही नहीं, मैं जब छिंदवाड़ा में गया उस विकास मॉडल पर चर्चा करने के लिए तो उसी दिन वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा चल रही थी। कोई कार्यक्रम थे, 3 दिन के कार्यक्रम उनके थे और एक जगह मेरा भी आयोजन था। छिंदवाड़ा मॉडल पर संगोष्ठी थी जिसको पूर्णतः मैंने गैर राजनीतिक रूप देने के लिए कह दिया था। बुद्धिजीवियों को वहां आमंत्रित किया गया था। तो वहां पर अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी, उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, वो स्वयं आई और उन्होंने सर्वांगीण विकास का मॉडल क्या होता है इस पर चर्चा की। तो मेरा हमेशा मकसद रहा है कि राजनीति से परे सर्वांगीण विकास, सम्यक विकास की ओर हम बढ़े और मूल उद्देश्य को प्राप्त करें, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। तो अब मैं सम्यक अभियान के मुद्दों पर आ रहा हूँ। ये बात यहाँ रखना बहुत जरूरी थी क्योंकि सर्वाधिक विवाद और सर्वाधिक चर्चा का विषय यही बना था। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इंदौर में भी सम्यक अभियान का काम, इंदौर में भी छिंदवाड़ा मॉडल पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी और उस संगोष्ठी में भाजपा के नेता, राष्ट्र स्तर पर सुप्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन जी ने भाग लिया था और उन्होंने सर्वांगीण विकास के मॉडल कॉन्सेप्ट पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो मेरा दृष्टिकोण हमेशा गैर राजनीतिक रहा है। मेरा दृष्टिकोण हमेशा उस उद्देश्य पर केंद्रित रहा है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए और देश को नव क्रांति की ओर ले जा पाए। तो अब बात आती है कि मैंने सम्यक अभियान नामक यह एक अलग टाइप का अभियान कैसे चलाया, कैसे मिशन चलाया। तो मित्रों, यह मिशन है, अभियान है, आंदोलन नहीं है। इसके माध्यम से धरना, प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम आदि कुछ नहीं करना है। सिर्फ जागृति लानी है, समझनी है, एकजुटता लाना है, संकल्पित होना है। यदि हम संकल्पित हो गए तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यदि संकल्पित नहीं रहे तो हम विकल्प ढूंढने लगेंगे, बचने का विकल्प कि हमको कैसे इससे बचना है। तो इस संकल्पित करने के लिए युवाओं को अभियान चलाया जा रहा है। बात आई बेरोजगारी की, तो मेरे सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति आई। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस विषय को बहुत ही गंभीरता